जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। अच्छा। एक बहुत बड़ी मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर है। हाँ। और कंपनी का जो सीईओ है वो अपने एकदम शानदार कैबिन में बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना है और वो लगातार कमरे में चक्कर काट रहा है। मतलब वो काफी पैनिक में है। एग्जैक्टली वो पैनिक कर रहा है क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है वो आज मार्केट में अपना एक नया गेम चेंजिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। ओहो, तो जाहिर है बेचैनी तो होगी। बिल्कुल। वो सीईओ अपनी कुर्सी पर टिक ही नहीं पाता। वो झट से फोन उठाता है और सीधा अपनी टीम के उस ग्राउंड रिपोर्टर को कॉल लगाता है जो उस लॉन्च इवेंट में मौजूद है, और उससे पल पल की अपडेट मांगता है। हाँ, वो पूछता है वहां क्या चल रहा है, मुझे एक एक पल की खबर चाहिए। उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, हमारी टीम क्या कर रही है। राइट। अगर हम इस पूरी घटना को ऊपर से देखें, हाँ, तो ऐसा लगेगा कि एक लीडर बस जानकारी मांग रहा है। हाँ, एक रूटीन अपडेट की तरह लगेगा। लेकिन अगर हम उस आवाज के पीछे की भावना को सुने तो वो सिर्फ डेटा नहीं मांग रहा है। बिल्कुल। वो आवाज अंदर के एक बहुत गहरे डर की है, एक गहरी असुरक्षा की है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, चीजों पर से अपना नियंत्रण खोने की जो घबराहट होती है वो है ये। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसा ही विश्लेषण करने वाले हैं। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो है द सॉवरेन्स फियर एट कुरुक्षेत्र। यह एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली अंश है और आज हम इसे ही डिकोड करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो अंश है ना, ये किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम का नहीं, बल्कि एक प्राचीन युद्ध के मैदान का दृश्य है। हाँ, कुरुक्षेत्र का मैदान। बिल्कुल। ये सिर्फ एक भौगोलिक या ऐतिहासिक वर्णन नहीं है। अगर हम इस छोटे से हिस्से को गहराई से खंगालें तो ये मानव मनोविज्ञान, राजनीतिक कूटनीति और लीडरशिप के अंदर पनपने वाली असुरक्षा का एक ऐसा सजीव चित्र पेश करता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एग्जैक्टली, आज भी उतना ही सच है। और यही आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन है। मतलब हमारा उद्देश्य ये जानना बिल्कुल नहीं है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनी सेनाएं थीं या वो कैसे खड़ी थीं। राइट, वो तो इतिहास का हिस्सा है। हाँ, हमारा फोकस इस बात पर है कि इन चंद पंक्तियों के पीछे जो मनोवैज्ञानिक डर छिपा है, जो इंसान की भावनाएं काम कर रही हैं, हम उनकी परतें कैसे उधेड़ें। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और एक राजा मीलों दूर बैठकर अपनी सेना का हाल जानना चाहता है। तो सबसे पहले इस अंश के शाब्दिक अर्थ को सामने रखते हैं। तकनीकी रूप से इस स्रोत में क्या घटना घट रही है। देखिए, अगर हम स्रोत के बिल्कुल शाब्दिक और सीधे अनुवाद पर जाएं, तो दृश्य कुछ इस तरह बनता है। संजय नाम का एक व्यक्ति राजा को रिपोर्ट दे रहा है। वो बताता है कि दुर्योधन ने सामने खड़ी पांडवों की सैन्य रचना को देखा। मतलब उनकी पूरी मिलिट्री फॉर्मेशन को देखा। हाँ, बिल्कुल। और उसे देखने के बाद वो अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ बात की। बस इतना ही। बस इतना ही? ये तो बहुत साधारण सा लग रहा है। वही ना, ऊपर से देखने पर ये एक बहुत ही सामान्य सा रूटीन सैन्य विवरण लगता है। मतलब युद्ध शुरू होने वाला है तो जाहिर है कि एक लीडर अपनी सेना के कमांडर से बात करेगा ही। हाँ, इसमें ऐसा क्या खास है? लेकिन स्रोत ये स्पष्ट करता है कि ये साधारण सा दिखने वाला विवरण एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक खेल की महज एक शुरुआत है। अच्छा, ठीक है, तो इस खेल को डिकोड करते हैं। किसी भी रिपोर्ट को समझने से पहले हमें उस इंसान के दिमाग को समझना होगा जो ये रिपोर्ट मांग रहा है और सुन रहा है। राजा धृतराष्ट्र। बिल्कुल, राजा धृतराष्ट्र। स्रोत में उनके बारे में एक बहुत ही स्पष्ट टिप्पणी की गई है। ये बात तो जग जाहिर है कि धृतराष्ट्र जन्म से ही शारीरिक रूप से दृष्टिहीन थे। हाँ, वो अंधे थे। लेकिन स्रोत एक कदम आगे जाकर कहता है कि वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। अब यहां मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब क्या ये आध्यात्मिक दृष्टि की कमी ही उनकी सारी असुरक्षा की जड़ है? मैं इसे इस तरह से देख रहा हूं। बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा और दांव पेच वाला खेल खेल रहा है, लेकिन उसे उस खेल के बुनियादी नियम ही नहीं पता। और क्योंकि उसे नियम नहीं पता, वो हर वक्त इसी पैरानोया में जीता है कि कोई ना कोई उसे धोखा देने वाला है या कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी समझ के बाहर है। ये जो खेल के नियमों वाली बात आपने कही ना, ये धृतराष्ट्र की स्थिति को समझने के लिए एकदम सटीक है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि की कमी का मतलब यहाँ केवल ये नहीं है कि वे धार्मिक अनुष्ठान करते थे या नहीं। तो फिर क्या मतलब है इसका? यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि का अर्थ है सही और गलत, न्याय और अन्याय और धर्म के व्यापक नियमों को देखने और समझने की क्षमता, जो कि उनमें नहीं थी। राइट। और स्रोत के अनुसार
धृतराष्ट्र को यह बहुत अच्छी तरह पता था कि उनके पुत्र भी इस मामले में पूरी तरह से अंधे हैं। मतलब दुर्योधन और बाकी कौरव। हाँ, उन्हें मालूम था कि उनके बेटों के लिए सही गलत के कोई मायने नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे ये भी जानते थे कि उनके पुत्र जन्म से ही पवित्र और धर्मपरायण पांडवों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात उनके दिमाग में एक पत्थर की लकीर की तरह स्थापित थी कि उनके बेटे किसी भी हाल में झुकने वाले नहीं हैं। पर यही तो विरोधाभास है। कैसे? मतलब अगर एक पिता को, एक राजा को यह 100% यकीन है कि उसके बेटे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, तो फिर ये बेचैनी क्यों, ये घबराहट क्यों? वो बार बार अपडेट क्यों मांग रहा है? उसे तो निश्चिंत होकर बैठना चाहिए कि युद्ध होकर रहेगा। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक कनेक्शन को सामने लाता है। भौगोलिक कनेक्शन? हाँ, वो तीर्थ स्थान यानी पवित्र स्थान के प्रभाव का जिक्र करता है। देखिए, कुरुक्षेत्र केवल 2 राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का कोई बंजर मैदान नहीं था। राइट, वो एक बहुत पवित्र भूमि थी। बिल्कुल, वो एक प्राचीन और जाना माना तीर्थ स्थान था, और उस समय की मान्यता के अनुसार किसी स्थान की ऊर्जा वहां मौजूद लोगों के विचारों को प्रभावित कर सकती है। ओहो, तो क्या राजा को इस बात का डर था? एग्जैक्टली। राजा धृतराष्ट्र के मन में ये असुरक्षा घर कर गई थी कि कहीं इस पवित्र स्थान की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव उनके क्रूर और महत्वाकांक्षी पुत्रों की मानसिकता पर ना पड़ जाए। मतलब कहीं वो बदल ना जाए? हाँ, उन्हें सचमुच ये डर सता रहा था कि कहीं इस भूमि के प्रभाव में आकर उनके पुत्रों का हृदय परिवर्तन ना हो जाए, उनके अंदर का लालच खत्म ना हो जाए और वे अचानक कोई शांति समझौता ना कर ले। मुझे 1 मिनट रुकने दीजिए, क्योंकि ये विचार अपने आप में बहुत ही उलझा हुआ और हैरान करने वाला है। बिल्कुल है। आमतौर पर दुनिया के किसी भी कोने में एक पिता या एक शासक यही उम्मीद करेगा कि किसी तरह युद्ध टल जाए, है ना? हाँ, कोई भी यही चाहेगा कि खून खराबा ना हो, लाखों लोगों की जान बच जाए और एक शांति समझौता हो जाए। लेकिन यहां हम एक ऐसे राजा को देख रहे हैं जो इस बात से डरा हुआ है कि कहीं शांति ना हो जाए। मतलब वो एक पवित्र स्थान की अच्छाई और उसकी सकारात्मकता से खौफ खा रहा है। ये तो एक तरह से मॉरल करप्शन या नैतिक पतन की आखिरी सीमा है, जहां अच्छाई आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। इसे आप सत्ता और अन्याय के गठजोड़ का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट कह सकते हैं। कैसे? देखिए, जब आपकी पूरी सत्ता, आपका साम्राज्य और आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं केवल और केवल अन्याय और लालच की नींव पर टिकी हो ना, राइट, तो कोई भी चीज जो उस अन्याय को चुनौती दे, चाहे वो सामने खड़ी सेना हो या फिर किसी तीर्थ स्थान की पवित्रता, वो आपके लिए एक सीधा खतरा बन जाती है। बाप रे, ये बहुत ही डार्क है। बिल्कुल। धृतराष्ट्र का ये डर उसी आध्यात्मिक दृष्टिहीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसका स्रोत में पहले जिक्र किया गया था। उनका शारीरिक अंधापन तो एक जैविक सच्चाई थी, लेकिन शांति और अच्छाई से उनका ये खौफ उनके आंतरिक वैचारिक अंधेपन को बिना गाप करता है। वे अच्छाई के विचार मात्र से डरे हुए थे। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। एक तरफ हमारे पास एक डरा हुआ असुरक्षित राजा है जो अपनी राजधानी में बैठकर शांति की संभावना मात्र से कांप रहा है। हाँ, वो पैनिक कर रहे हैं। अब इस कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार का प्रवेश होता है, संजय। संजय। और यहां से हमारी चर्चा राजा की असुरक्षा से हटकर संजय की मनोवैज्ञानिक समझ की ओर मुड़ती है। संजय वो व्यक्ति है जो मीलों दूर से युद्ध के मैदान का आंखों देखा हाल राजा को सुना रहा है। राइट। लेकिन इस स्रोत का विश्लेषण करने पर मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो ये है कि संजय केवल एक न्यूज रीडर या ब्रॉडकास्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो अपने लीडर के एंजाइटी को, उनकी बिना कही गई घबराहट को बहुत ही चतुराई से मैनेज कर रहा है। आप कह सकते हैं कि संजय की भूमिका यहाँ एक कूटनीतिक सलाहकार या एक क्राइसिस मैनेजर की तरह है। क्राइसिस मैनेजर, ये बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि संजय राजा के सवाल पूछने के असली मकसद को समझ गया था। देखिए, राजा ने अपने सवाल में कहीं भी सीधे तौर पे ये नहीं कहा था कि संजय, मुझे डर है कि कहीं मेरे बेटे युद्ध से पीछे न हट जाएं। हाँ, एक राजा सीधे अपनी कमजोरी थोड़ी दिखाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन संजय उनकी आवाज के पीछे छिपी उस हताशा को, उस असुरक्षा को पढ़ लेता है। वो समझ जाता है कि राजा इस समय अंदर से बेहद निराश और घबराए हुए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब कॉर्पोरेट दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है।
बॉस बिना कुछ ज्यादा कहे भी पूरी तरह से पैनिक मोड में होता है। हाँ, उनके चेहरे से या टोन से पता चल जाता है। बिल्कुल। अब ऐसे में एक अनुभवहीन कर्मचारी शायद बॉस को ढेर सारा कच्चा डेटा दे दे, जिससे बॉस और घबरा जाए। जिससे पैनिक और बढ़ जाएगा। लेकिन एक समझदार और चालाक मैनेजर सिर्फ डेटा नहीं देता, वो बॉस की नब्ज पकड़ता है और उसे वही जानकारी देता है जो उसे शांत कर सके। वो बॉस के पैनिक को एक्नॉलेज किए बिना उसे हैंडल करता है। अब देखिए, अगर संजय को राजा को शांत करना था तो वो सीधे कह सकता था, महाराज चिंता मत कीजिए, दुर्योधन युद्ध करने के लिए तैयार है। हाँ, वो सीधा सीधा बोल सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो संजय राजा का डर दूर करने के लिए दुर्योधन की हरकतों का किस तरह से इस्तेमाल करता है, उसकी तकनीक क्या है? यहीं पर संजय की संवाद शैली की खूबी नजर आती है। वो जानता है कि अगर वो सीधे कहेगा कि घबराइए मत, तो इसका मतलब होगा कि वो राजा के डर को खुलेआम स्वीकार कर रहा है। और ये एक राजा के ईगो के लिए ठेस पहुंचाने वाला हो सकता है। बिल्कुल। कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसका मंत्री उसे ये बताए कि मैं आपका डर समझ रहा हूं। इसलिए संजय बहुत ही सधे हुए शब्दों का चयन करता है। अच्छा, वो राजा को ये आश्वासन देना चाहता है कि पवित्र स्थान का कोई भी प्रभाव दुर्योधन पर नहीं पड़ा है। इसके लिए वो तथ्यों का सहारा लेता है। कैसे तथ्य? संजय बताता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यू रचना को देखने के तुरंत बाद सीधा सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया ताकि उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करा सके। संजय सिर्फ एक एक्शन का वर्णन करता है। अरे वाह, ये बहुत ही बारीक और शानदार तरीका है ना? मतलब संजय सिर्फ एक विजुअल दे रहा है कि आपका बेटा कमांडर के पास गया है, और इस एक वाक्य से राजा के दिमाग में क्या संदेश जाता है। सब कंट्रोल में है। हाँ, अगर मेरा बेटा सेनापति से बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो मिलिट्री स्ट्रेटेजी पर चर्चा कर रहे हैं, वे हथियारों और फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं। शांति वार्ता के लिए कोई राजनयिक या दूत नहीं भेजा गया है। एग्जैक्टली। बिना एक भी शब्द कहे संजय ने राजा को बता दिया कि युद्ध की पूरी तैयारी चल रही है। और राजा के लिए यही सबसे बड़ी राहत की खबर थी। सेनापति के पास जाने का कृत्य ही अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दुर्योधन का फोकस पूरी तरह से सैन्य रणनीति पर केंद्रित है। किसी भी कूटनीतिक समझौते या हृदय परिवर्तन का वहां कोई नामो निशान नहीं है। इस एक छोटे से लेकिन बेहद सटीक विवरण के साथ संजय राजा की उस सबसे बड़ी और छिपी हुई चिंता को जड़ से खत्म कर देता है। कमाल है। ये संजय की असाधारण इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाता है। वो ठीक ठीक जानता है कि इस विशिष्ट क्षण में राजा के दिमाग को शांत करने के लिए किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है। संजय ने अपना काम बखूबी कर दिया। उसने राजा को शांत कर दिया और अब राजा इस बात से निश्चिंत है कि दुर्योधन कोई समझौता नहीं करने वाला। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इस विश्लेषण का एक नया और सबसे दिलचस्प चरण शुरू होता है। पिता तो शांत हो गया, लेकिन क्या युद्ध के मैदान में खड़ा बेटा यानी खुद दुर्योधन शांत और आत्मविश्वासी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्रोत का अगला हिस्सा हमें दुर्योधन के दिमाग के भीतर ले जाता है, और जो तस्वीर वहां दिखती है वो राजा की सोच से बिल्कुल उलट है। अगर हम विरोधाभासों की बात करें तो यह हिस्सा उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, स्रोत एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात की ओर हमारा ध्यान खींचता है। क्या? इस वर्णन में दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है। अब विचार करने वाली बात यह है कि एक राजा के पास सर्वोच्च अधिकार होते हैं, वो पूरी सत्ता का केंद्र होता है। सामान्य स्थिति में एक राजा अपने सेनापति को अपने पास बुलाता है। राइट, वो खुद चलकर नहीं जाता। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ स्थिति की गंभीरता कुछ ऐसी है कि दुर्योधन को खुद चलकर अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाना पड़ता है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। मैं इसे आधुनिक राजनीति या पावर डायनामिक्स से जोड़कर देखता हूँ। अच्छा, कैसे? देखिए, जब भी किसी देश या बड़े संगठन पर कोई अचानक संकट आता है तो एक चतुर नेता ये कभी जाहिर नहीं होने देता कि वो अंदर से डरा हुआ है। बिल्कुल नहीं। अगर वो अपनी घबराहट दिखाएगा तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए वो क्या करता है? वो कंट्रोल दिखाने की कोशिश करता है। हाँ, वो तुरंत कैमरे के सामने आता है। वो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने शीर्ष जनरलों या अधिकारियों के साथ मीटिंग करता है, फोटो ऑप्स करवाता है, एक पीआर एक्सरसाइज की तरह। एग्जैक्टली। वो ये दिखावा करता है कि वो हर चीज पर नियंत्रण कर रहा है। स्रोत में एक जगह कहा गया है कि दुर्योधन एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के योग्य था। राइट। तो क्या उसका खुद चलकर सेनापति के पास जाना उसकी इसी राजनीतिक छवि या पीआर एक्सरसाइज का हिस्सा था? ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था।
एक चतुर राजनीतिज्ञ की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो संकट के समय सही छवि बनाए रखना जानता है। दुर्योधन अपनी विशाल सेना के सामने ये बिल्कुल नहीं दिखा सकता था कि वो सामने वाले की ताकत देखकर विचलित हो गया है, वरना सेना का मनोबल टूट जाता। बिल्कुल। इसलिए वो एक सधे हुए आत्मविश्वासी राजनेता की तरह व्यवहार करता है और रणनीति पर चर्चा करने के लिए गुरु और सेनापति के पास जाता है। लेकिन स्रोत यहाँ उस राजनीतिक मुखौटे के पीछे का असली सच उजागर करता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि दुर्योधन का ये बाहरी कूटनीतिक मुखौटा या उसका जो पॉलिटिकल विनियर था, वो उस गहरे डर को छिपाने में पूरी तरह से नाकाम रहा जो उसने पांडवों की सैन्य व्यवस्था को देखकर महसूस किया था। ये शब्द कूटनीतिक मुखौटा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। बिल्कुल। बाहर से देखने पर वो एक शक्तिशाली राजा है जो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गुरु के पास जा रहा है। वो कूटनीति और राजशाही के सारे प्रोटोकॉल निभा रहा है ताकि कोई उस पर शक ना करे। लेकिन अंदर का हाल क्या है? अंदर से वो पूरी तरह से हिला हुआ है। पांडवों की सेना सिर्फ बड़ी नहीं थी, वो बहुत अनुशासित थी। हाँ, स्रोत के अनुसार उनके व्यू रचना, उनका अनुशासन, उनका मिलिट्री अरेंजमेंट इतना अभेद्य था कि दुर्योधन का सारा अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया। राइट। वो मुखौटा पहनकर चल तो रहा था, लेकिन वो मुखौटा उसके खौफ को ढक नहीं पा रहा था। और यही इस पूरे दृश्य की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और विरोधाभास है। देखिए, दुर्योधन को हमेशा से अपनी सेना की विशाल संख्या और अपनी भौतिक शक्ति पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि नंबर्स गेम में वो बहुत आगे है। एग्जैक्टली। लेकिन जब वो वास्तव में सामने वाली सेना के अचूक अनुशासन और उनकी रणनीतिक व्यू रचना को अपनी आंखों से देखता है, तो उसका सामना एक बहुत ही कठोर वास्तविकता से होता है। वो समझ जाता है कि महज भीड़ इकट्ठा कर लेने से युद्ध नहीं जीते जाते। उसका डर कोई काल्पनिक डर नहीं था, वो सामने खड़ी एक अनुशासित मौत का डर था। बाप रे। और भले ही वो एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, उसका वो कूटनीतिक मुखौटा बहुत ही पारदर्शी साबित हुआ। संजय ने मीलों दूर बैठकर भी उस डर को भांप लिया। तो अगर हम इस पूरे चित्र को थोड़ा पीछे हटकर एक बड़े फ्रेम में देखें, तो हमें क्या नजर आता है? क्या? ये पूरी घटना डर के अलग अलग रूपों और परतों का एक असाधारण मास्टर क्लास है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ वो पिता है जो युद्ध क्षेत्र से मीलों दूर अपनी सुरक्षित राजधानी में बैठा है, उसका डर पूरी तरह से अदृश्य है। वो इस बात से खौफजदा है कि कहीं एक पवित्र स्थान की हवा उसके बेटों के दिमाग से लालच ना निकाल दे, कहीं वे सही रास्ते पर ना चल पड़े। वो अपनी ही पैदा की हुई वैचारिक शून्यता से डरा हुआ है। और दूसरी तरफ उसका बेटा है जो युद्ध के मैदान के ठीक बीचों बीच खड़ा है। हाँ। उसका डर बहुत ही दृश्य है, बहुत ही भौतिक है। वो सामने खड़ी एक अनुशासित पर शक्तिशाली सेना को देखकर डरा हुआ है। राइट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों में से कोई भी अपने डर को पारदर्शी तरीके से स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। पिता अपने डर को एक रूटीन सवाल की आड़ में छिपाने की कोशिश करता है और बेटा अपने डर को राजनीतिक प्रोटोकॉल, सैन्य बैठकों और कूटनीति के भारी भरकम मुखौटे के पीछे छिपाता है। दोनों ही अपनी अपनी असुरक्षा के कैदी हैं। ये विश्लेषण हमें सत्ता और नेतृत्व के मनोविज्ञान की एक बहुत ही कड़वी और गहरी सच्चाई के रूबरू कराता है। हम अक्सर मानते हैं कि जो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, वो बहुत आत्मविश्वासी और निडर होते हैं। राइट, हमें ऐसा ही लगता है। लेकिन कई बार सत्ता के उन बंद दरवाजों के पीछे लिए जाने वाले फैसले, उनकी अत्यधिक आक्रामकता या फिर उनकी जटिल कूटनीतिक पैंतरेबाजी, ये सब किसी गहरी आंतरिक असुरक्षा या सही मायने में दृष्टि की कमी से पैदा होती है। बिल्कुल। जब नेता अंदर से खोखले और डरे हुए होते हैं, तो वे बाहरी आडंबरों और मुखौटों की दीवारें खड़ी कर लेते हैं। इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टेकअवे हमारे सामने आता है, वो ये है कि तकनीकी या भौतिक रूप से शक्तिशाली होना और मानसिक या वैचारिक रूप से स्पष्ट होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एग्जैक्टली। दुर्योधन के पास युद्ध लड़ने के लिए एक बहुत विशाल और शक्तिशाली सेना थी, लेकिन उसके पास वो रणनीतिक और नैतिक स्पष्टता नहीं थी जो आत्मविश्वास पैदा करती है।
धृतराष्ट्र के पास राज करने के लिए एक पूरा साम्राज्य था, लेकिन उनके पास न्याय और धर्म को देखने वाली दृष्टि नहीं थी। मतलब संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। संसाधनों की बहुतायत थी, लेकिन समझ का अकाल था, और यही वैचारिक शून्यता उनके उस गहरे डर का असली कारण थी जिसने अंततः एक महायुद्ध को जन्म दिया। और यही बात इस प्राचीन स्रोत को आज की दुनिया से जोड़ती है। राइट? जो लोग बड़े और प्रभावशाली पदों पर बैठे हैं, उनके डर और उनकी असुरक्षाएं कभी भी सिर्फ उनके व्यक्तिगत दायरे तक सीमित नहीं रहती। बिल्कुल नहीं, उसका असर सब पर पड़ता है। एक डरे हुए लीडर का फैसला सिर्फ उसे नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को, पूरी सेना को और अंततः पूरे समाज को एक विनाशकारी दिशा में धकेल सकता है। इसलिए संजय जैसे लोगों की जो एक ऑब्जर्वर हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि वे मुखौटों के पार देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम इस गहन विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं एक ऐसे विचार को सामने रखना चाहता हूं जो शुरुआत के हमारे उस नर्वस सीईओ वाले उदाहरण को और भी प्रासंगिक बनाता है। बताइए। हमने विस्तार से देखा कि कैसे धृतराष्ट्र एक अंधेरी असुरक्षा में जी रहे थे, जहां शांति भी उन्हें खतरे जैसी लगती थी। राइट। और कैसे दुर्योधन ने अपने भीतर के खौफ को एक कुशल राजनीतिज्ञ के कूटनीतिक मुखौटे के पीछे छिपाने की भरपूर कोशिश की। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, और मैं चाहता हूं कि सब इस पर गहराई से विचार करें। अगर दुर्योधन का डर उसके तमाम कूटनीतिक मुखौटे के बावजूद इतना स्पष्ट था, इतना पारदर्शी था कि संजय ने उसे साफ साफ भांप लिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि सत्ता हमेशा एक मुखौटे की मोहताज होती है? ओहो, ये बहुत गहरा सवाल है। और अगर ऐसा है, तो जब एक लीडर के आसपास के लोग, उसके दरबारी या जनता उस मुखौटे के पीछे छिपे असली चेहरे को, उस कांपते हुए डर को देखने लगते हैं, तो उस सत्ता का असल में क्या होता है? क्या वो सत्ता उसी क्षण अपनी वैधता नहीं खो देती? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो प्राचीन कुरुक्षेत्र के मैदान से उठा है, लेकिन इसकी गूंज आज के आधुनिक पावर कॉरिडोर्स, बोर्ड रूम्स और राजनीतिक मंचों तक साफ सुनाई देती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।